हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल के H5N1 बर्ड फ्लू घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एवियन इन्फ्लुएंजा ए H5N1 एक अत्यधिक रोगजनक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है लेकिन स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। दूसरा, फ्लू वायरस आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान कर सकते हैं जिससे एक नए प्रकार का खतरा बढ़ जाता है जो मनुष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संक्रमित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। एवियन इन्फ्लुएंजा ए H5N1 एक अत्यधिक रोगजनक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है लेकिन स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है, अतः कथन एक सही है। फ्लू वायरस आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान कर सकते हैं जिससे एक नए प्रकार का खतरा बढ़ जाता है जो मनुष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संक्रमित कर सकता है, अतः कथन दो भी सही है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत में अल्पसंख्यक संस्थान के चरित्र की पहचान करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क पर जोर दिया कि किसी संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र उसके संस्थापक उद्देश्य और प्रशासनिक ढांचे जैसे कारकों से निर्धारित होता है। दूसरा, निर्णय में कहा गया है कि कानून के माध्यम से स्थापित विश्वविद्यालय स्वतः ही अपना अल्पसंख्यक चरित्र खो देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। किसी संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र की पहचान करने के मुख्य मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं। इसकी स्थापना किसने की? संस्था का उद्देश्य विशिष्ट अल्पसंख्यक हितों को बढ़ावा देना है। इसका प्रशासनिक ढांचा, अतः कथन एक सही है। निर्णय में यह नहीं कहा गया कि कानून के माध्यम से स्थापित विश्वविद्यालय स्वतः ही अपना अल्पसंख्यक चरित्र खो देते हैं, बल्कि न्यायालय ने पुष्टि की कि केवल विधायी अधिनियम ही किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे को नहीं छीन सकता, अतः कथन दो सही नहीं है। भारत में राज्य की उधार लेने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को केंद्र की सहमति के साथ उधार लेने की शक्ति देता है यदि केंद्र से लिया गया पिछला ऋण अभी भी बकाया है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 163 जो ऋण अनुमोदन पर अनावश्यक देरी या शर्तों को रोकती है उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को केंद्र की सहमति की आवश्यकता के साथ उधार लेने की शक्ति देता है यदि केंद्र से पिछले ऋण अभी भी बकाया हैं, अतः कथन एक सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 163(4) को भारतीय संविधान में नहीं अपनाया गया था। इस खंड को स्वतंत्रता के बाद छोड़ दिया गया था, अतः कथन दो सही नहीं है। भारत के कार्बन क्रेडिट तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का कार्बन क्रेडिट बाजार पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और इसका उद्देश्य अपने आर्थिक लक्ष्यों का समर्थन करना है। दूसरा, कार्बन क्रेडिट प्रणाली में ग्रीन वॉशिंग को रोकने और परियोजनाओं में वास्तविक अतिरिक्तता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रोटोकॉल शामिल होने चाहिए। तीसरा, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित कार्बन क्रेडिट के लिए कोई अनुपालन तंत्र शामिल नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत का कार्बन क्रेडिट बाजार पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ आर्थिक लक्ष्यों को संतुलित करने का प्रयास करता है, अतः कथन एक सही है। ग्रीन वॉशिंग को रोककर और अतिरिक्तता की पुष्टि करके कार्बन क्रेडिट की अखंडता सुनिश्चित करना एक विश्वसनीय कार्बन बाजार के लिए आवश्यक है, अतः कथन दो सही है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में अनुपालन तंत्र शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश दोहरी गणना या पर्यावरणीय अखंडता से समझौता किए बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों का उपयोग कर सकें, अतः कथन 3 सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य उस आर्थिक विकास लाभ से है जो तब उत्पन्न होता है जब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कार्यशील आयु वर्ग में होता है। दूसरा, भारत की कुल प्रजनन दर अर्थात TFR अनुमान से अधिक तेजी से घट रही है तथा अधिकांश राज्य अब प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर से नीचे आ गए हैं।
तीसरा, कृषि जैसे कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से कार्यबल को विनिर्माण और सेवाओं में स्थानांतरित करना ऐतिहासिक रूप से आर्थिक विकास का एक सिद्ध मार्ग रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य आर्थिक विकास लाभ से है, जो तब उत्पन्न होता है जब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कार्यशील आयु वर्ग में होता है। अतः कथन एक सही है। भारत की कुल प्रजनन दर अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से घट रही है। अधिकांश राज्य अब प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर से नीचे हैं। अतः कथन दो सही है। कृषि जैसे कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में कार्यबल को विनिर्माण और सेवाओं में स्थानांतरित करना ऐतिहासिक रूप से आर्थिक विकास के लिए एक सिद्ध मार्ग रहा है। अतः कथन तीन सही है। जलवायु कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, COP29 में हानि एवं क्षति कोष के विस्तार पर चर्चा शामिल होगी, जिसे आरंभ में COP27 में कमजोर देशों पर जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रस्ताव दिया है कि चीन और भारत जैसी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी जलवायु लक्ष्यों के लिए वित्तीय योगदान दें। तीसरा, भारत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए घरेलू जलवायु कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। COP29 में COP27 में स्थापित हानि और क्षति कोष का विस्तार करने के प्रयास शामिल हैं, जिसका उद्देश्य गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करने वाले कमजोर देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अतः कथन एक सही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रस्ताव दिया है कि चीन और भारत जैसी उच्च उत्सर्जन वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं जलवायु लक्ष्यों में वित्तीय रूप से योगदान देती हैं, जिससे विकसित और विकासशील देशों के बीच पारंपरिक अंतर को चुनौती मिल सकती है। अतः कथन दो सही है। घरेलू जलवायु कार्रवाई पर भारत का ध्यान जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और अपने दीर्घकालिक स्थिरता उद्देश्यों के साथ संरेखित करने पर है। अतः कथन तीन सही है। भारत में परमाणु ऊर्जा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 ने देयता संबंधी चिंताओं के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की रुचि को सीमित कर दिया है। दूसरा, भारत में नीतिगत ढांचे का उद्देश्य परमाणु रिएक्टर खरीद के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की कंपनियों के हाथों में रखना है। तीसरा, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय राज्य की प्राथमिक भूमिका निजी कंपनियों के स्वामित्व वाले परमाणु रिएक्टरों के प्रत्यक्ष नियंत्रक के रूप में कार्य करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 ने देयता संबंधी चिंताओं के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की रुचि को सीमित कर दिया है। अतः कथन एक सही है। भारत में नीतिगत ढांचे का उद्देश्य परमाणु रिएक्टर खरीद के बारे में निर्णय लेने का काम मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की कंपनियों के हाथों में रखना है। अतः कथन दो भी सही है। राज्य की भूमिका को विनियमन के रूप में देखा जाता है, जो निजी स्वामित्व वाले परमाणु रिएक्टरों को सीधे नियंत्रित करने के बजाय सुरक्षा, संरक्षा और बाजार की विफलताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अतः कथन तीन सही नहीं है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मध्यस्थता खंडों पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब निजी ठेकेदारों के साथ विवादों के लिए एक तरफा मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दूसरा, यह निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी निगमों के बीच सभी मौजूदा अनुबंधों को प्रभावित करेगा। तीसरा, निर्णय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए तदर्थ प्रक्रियाओं के बजाय संस्थागत मध्यस्थ प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब निजी ठेकेदारों के साथ विवादों के लिए एक तरफा मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अतः कथन एक सही है। यह निर्णय पूर्वव्यापी रूप से नहीं बल्कि भावी रूप से लागू होता है, जिसका अर्थ है कि यह मौजूदा अनुबंधों के बजाय भविष्य के अनुबंधों को प्रभावित करेगा। अतः कथन दो सही नहीं है। इस निर्णय से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संस्थागत मध्यस्थता प्रक्रियाओं की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने
और एक निष्पक्ष मध्यस्थता वातावरण को बढ़ावा देने की उम्मीद है, अतः कथन 3 सही है। देपसांग मैदान और डेमचोक के सामरिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देपसांग मैदान अपने समतल भूभाग के कारण असुरक्षित है, जो मशीनी युद्ध के लिए उपयुक्त है और अक्साई चीन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। दूसरा, डेमचोक पर नियंत्रण भारत को अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने में सक्षम बनाता है। तीसरा, देपसांग मैदानों पर पीएलए का नियंत्रण सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति के लिए संकट बन सकता है, खासकर अगर चीन और पाकिस्तान दो तरफा हमले का समन्वय करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। देपसांग मैदान अपने समतल भूभाग के कारण असुरक्षित है, जो मशीनी युद्ध के लिए उपयुक्त है और अक्साई चीन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। डेमचोक पर नियंत्रण भारत को अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने में सक्षम बनाता है, अतः कथन 2 सही है। देपसांग मैदानों पर पीएलए का नियंत्रण सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति के लिए संकट बन सकता है, खासकर अगर चीन और पाकिस्तान दो तरफा हमले का समन्वय करते हैं, अतः कथन 3 सही है। भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS और जलवायु वित्त में इसकी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की स्थापना के लिए कानूनी अधिदेश प्रदान करता है। दूसरा, उत्सर्जन में कमी की दोहरी गणना को रोकने के लिए CCTS पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6, विशेष रूप से अनुच्छेद 6(2) के अनुरूप है। तीसरा, स्वैच्छिक कार्बन बाजार अखंडता पहल ढांचे को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, लेकिन भारत में उच्च लागत और संभावित पारदर्शिता मुद्दों के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वास्तव में भारत की जलवायु रणनीति के हिस्से के रूप में CCTS के लिए एक वैधानिक अधिदेश प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6(2) उत्सर्जन में कमी में दोहरी गणना को रोकने पर केंद्रित है, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार मानकों को एकीकृत करने के भारत के लक्ष्य के साथ संरेखित है, अतः कथन 2 सही है। स्वैच्छिक कार्बन बाजार अखंडता पहल ढांचे का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट दावों में पारदर्शिता में सुधार करना है, लेकिन भारत की CCTS पहलों में विशेष रूप से छोटी परियोजनाओं के लिए पारदर्शिता के मुद्दों और उच्च लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अतः कथन 3 सही है। भारत में कैदियों के अधिकारों और वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुकन्या शांता बनाम भारत संघ 2024 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि श्रम कर्तव्यों के आवंटन के लिए जाति के आधार पर जेल का पृथक्करण असंवैधानिक है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में मॉडल जेल मैनुअल 2016 में संशोधन करके जेलों में बुनियादी सुविधाएं शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। सुकन्या शांता बनाम भारत संघ 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि श्रम कार्य के लिए जाति के आधार पर कैदियों को अलग करना अनुच्छेद 14 और 15 के तहत भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, अतः कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में सभी कैदियों के लिए न कि केवल कुछ वर्गीकरण के कैदियों हेतु बुनियादी सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन स्थितियां प्रदान करने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 में संशोधन की सिफारिश की गई थी, अतः कथन 2 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत के दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूरसंचार कंपनियां 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी पर जोर दे रही हैं। उनका दावा है कि यह 5G और 6G सेवाओं के लिए आवश्यक है। दूसरा, सार्वजनिक वाईफाई पहल PM वानी को सरकार और ट्राई के समर्थन के बावजूद दूरसंचार कंपनियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।